राधे राधे। आज हमारी डाटा एनालिटिक्स की सीरीज़ का पहला लेक्चर है। आज हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन लेंगे डाटा एनालिटिक्स का। हम लोग ये देखेंगे कि की कंपोनेंट्स क्या हैं उसके अंदर। ये चेक करेंगे कि कितने टाइप के डाटा वेरिएबल हैं, कितने टाइप के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, क्या यूज़ केस हैं, एंड मैनी मोर थिंग्स। सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। पहला हम ये देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। अब डाटा एनालिटिक्स है क्या, करना है तो जानना भी पड़ेगा उसके बारे में। सो पहले थिंग, इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अनसीन डाटा या फिर सीन डाटा को एक तरीके से देखेंगे, उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे, मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन लगाएंगे, उससे हम एक पैटर्न गैस कर लेंगे कि यस कि हमें एक पैटर्न मिल गया। फिर हम उस पैटर्न की हेल्प से चीज़ें प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उस पैटर्न की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि इस चीज़ को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें दो चीज़ों के अंदर कि ये ए क्लास से बिलोंग करेगी या बी क्लास से, तो हम ये भी गैस कर सकते हैं कि हमें किस क्लास के अंदर इसे डालना है। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं स्टॉक ट्रेडिंग का। अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग को ध्यान से देखें तो आपने कैंडल्स देखी होंगी, जैपनीज कैंडल्स। जैपनीज कैंडल्स एक पैटर्न ड्रॉ करती हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ग्रीन रेड ग्रीन रेड। उन पैटर्न की हेल्प से हम ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ मोस्ट प्रोबेबली अब ये होगा कि ये कैंडल डाउन जाएगी या ये कैंडल अप जाएगी। उस तरीके से ही डाटा एनालिटिक्स है, हम उसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। तो हम ये देखते हैं कि क्या हम सचमुच कर पाएंगे कैलकुलेट, क्या हम इस तरीके को भी ईजाद कर पाएंगे कि कंप्यूटर की हेल्प से बिना इंसान के हम फ्री में पैसा कमा पाएँ। उसको हम अप्रोच को देखेंगे आगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन ले लेते हैं जो कि आपको एग्जाम के अंदर लिखनी होगी। वो है डाटा एनालिटिक्स इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ लार्ज एंड अ वेरी डाटा सेट टू अनकवर द हिडन पैटर्न्स, correlation and insights. It involves using statistical and computational visualizations technique to interpret the data efficiency for decision making. Data analytics is crucial in various fields from business, finance and healthcare. अब हमने यहाँ पे हेल्थ केयर क्यों लिखा हुआ है? हेल्थ केयर के अंदर हम क्या करेंगे डाटा एनालाइज करके? देखो मेरी बात समझो कि अगर एक दवाई है जो 90% लोगों के साथ रिएक्ट कर रही है, एक सर्टेन ब्लड ग्रुप के, मान के चलते हैं ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप के साथ एक मेडिसिन रिएक्ट कर रही है, तो चांसेस आर हाई कि अगर कोई और पेशेंट आता है जिसका ब्लड ग्रुप ए होगा तो वो उसके साथ भी रिएक्ट करेगी और प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसकी बजाय हम ये सोचेंगे ना कि हाँ चलो इसको कोई और मेडिसिन ट्राई करके देते हैं। इसी तरीके से हम इसके अंदर करते हैं कि हाँ एनालाइज किया है हमने डाटा को कि देखो दिक्कत तो आ रही है इस मेडिसिन से इस सर्टेन ब्लड ग्रुप के साथ, तो इसको नहीं देना चाहिए ना, उसी तरीके से। और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है, इट रेफर्स टू द टेक्निक यूज्ड टू एनालाइज डाटा टू एनहांस प्रोडक्टिविटी फॉर बिजनेस गेन्स। अब की कंपोनेंट्स क्या है? की कंपोनेंट्स हैं हमें डाटा एनालाइज करने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए। पहला स्टेप है डाटा कलेक्शन, हमें डाटा कलेक्ट भी करना है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि हम बैठ के पूरी एक्सेल फाइल लिखेंगे, आप लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेल फाइल भी यूज़ होती है डाटा एनालाइज करने के लिए। एक्सेल क्या, TXT फाइल हम यूज़ करते हैं, हम CSV फाइल यूज़ करते हैं, हम एक्सेल यूज़ करते हैं, हम XML फाइल्स भी यूज़ करते हैं। लेकिन अगर एक बहुत बड़ा लार्ज डाटा सेट है तो उसके अंदर हम ये खुद से लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा ना। तो क्या होता है, काफ़ी सारी साइट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करती हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक साइट है UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी, मैं आपको दिखाता हूँ, ऑल्ट टैब, ये देखो UCI मशीन लर्निंग रेपोजिटरी। आप इस साइट को खोलेंगे, मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है, ये देखिए पहला इरिस डाटा सेट, इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। इरिस डाटा सेट के अंदर आपको सेपल लेंथ, फीचर, कॉन्टिन्यूस, ये एक प्लांट की है। इसके अंदर प्लांट्स की लेंथ और उसकी सब पेटल की विड्थ कितनी है, प्लांट की स्पाइसीज के अंदर अगर इसको काउंट करना जाए तो कितना है, उस सब की जानकारी है। तो ये तो हो गया डाटा कलेक्ट करने का, और भी वेरियस रिसोर्सेज हैं, उसको हम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे। ओके, उसके बाद आती है डाटा क्लीनिंग। अब जैसे कई बार हम खुद से जब एंटर कर रहे हैं या हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कॉलम 5 कॉलम है, मान के चलो 5 कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में ना हमने हेडर दिया हुआ है डिस्टेंस इन सेंटीमीटर। अब आर क्या करता है ना, आर डिस्टेंस इन सेंटीमीटर को 3 वेरिएबल लेके चलेगा, डिस्टेंस इन और सेंटीमीटर, अगर हम उसको इंपोर्ट करने जाएंगे तो। अब 3 एक ही रो के अंदर हो गए तो वो 8 कॉलम कवर करेगा, लेकिन 8 तो कॉलम ही नहीं है हमारे पास, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए हमें डाटा को पहले क्लीन करना पड़ता है, चेक करना होता है कि डाटा मैसी तो नहीं है, उसमें कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, सॉरी कोई इनएक्यूरेसी नहीं है, कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है, उसको हम डाटा क्लीनिंग कहते हैं। इस प्रोसेस के लिए हम काफ़ी सारे टूल्स यूज़ करते हैं, उनमें से मेजर टूल है ओपन रिफाइन और ट्रिफेक्टा। इसके बाद है डाटा प्रोसेसिंग। एक बार डाटा कलेक्ट कर लिया,
डाटा को क्लीन कर लिया, अब डाटा हम क्या करेंगे, या तो एक टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर हम उसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, या दो टेबल को जोड़ लेंगे। वो सब डाटा को प्रोसेस करना होगा, ना कि एक वे के अंदर हमें उसे रखना है ताकि हम उसको और अच्छे से एनालाइज कर सकें। तो उस पूरे प्रोसेस को डाटा प्रोसेसिंग कह देते हैं। वंस द डाटा इज क्लीन्ड, द डाटा इज प्रोसीडेड टू मेक इट सुटेबल फॉर एनालाइजिंग। दिस में इन्वॉल्व्स ऑर्गेनाइजिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग एंड फॉर्मेटिंग द डाटा सो दैट इट इज़ ईजियर टू एनालाइज। उसके बाद है डाटा एनालिसिस। अब देखो, डाटा एनालिसिस और डाटा विजुअलाइजेशन कुछ लोगों को समझने में दिक्कत आती है। डाटा विजुअलाइजेशन एक स्टेप कंसीडर कर सकते हैं डाटा एनालिसिस के अंदर ही। अब एनालिसिस समझो क्यों। द डाटा एनालिसिस इज द कोर ऑफ डाटा एनालिटिक्स बिकॉज फॉर एनालिसिस वी अप्लाई स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल और कंप्यूटेशनल टेक्निक्स। स्टैटिस्टिकल टेक्निक जैसे मीन निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, वेरिएंस निकालना, उनका प्रोबेबिलिटी कर्व निकालना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालना और एटसेट्रा to extract insight from the data. This could include techniques such as regression analysis, clustering, classification और data mining. अब regression analysis क्या है, हम आगे पढ़ेंगे। regression analysis एक machine learning का पार्ट है। regression analysis में क्या होता है कि हमें जो भी unseen डाटा हमें आ रहा है और जो हमारे पास डाटा है पहले से ही, उसके अंदर एक रिलेशन निकालना है, एक इक्वेशन निकालने हैं। ऐसे मान के चलो जैसे हम मैथ में पहले करते थे y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, हमारे पास एक रिलेशन था कि x के साथ साथ y कैसे बढ़ेगा, वैसे ही रिग्रेशन के अंदर करते हैं। क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन का इतना काम है, हम प्रॉपर्टीज रखेंगे कुछ। अब एक वेरिएबल आया, हम ये चेक करेंगे कि क्लास ए से बिलोंग करता है, क्लास बी से बिलोंग करता है। अब उसके बाद क्या है, डाटा विजुअलाइजेशन। अब डाटा एनालाइज हो गया, डाटा को विजुअलाइज करना पड़ेगा ताकि और अच्छे से समझा जाए। हम उसके पैटर्न्स ड्रॉ करेंगे। अब पैटर्न में हम चार्ट्स बना सकते हैं, हिस्टोग्राम बना सकते हैं, बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं, बार ग्राफ बना सकते हैं, स्कैटर प्लॉट हो गए, एटसेट्रा। काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। जीजी प्लॉट्स एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी के अंदर ही हमें बहुत कुछ प्रोवाइड होता है। आर के अंदर ना बहुत सारी लाइब्रेरियाँ पहले से प्रोवाइडेड है, तो तुम्हें हर चीज़ स्क्रैच से क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही ब्यूटी आर लैंग्वेज की, समझे। अब इसके बाद क्या है, इंटरप्रिटेशन। अब डाटा विजुअलाइज हो गया, डाटा को हमने वैसे एनालाइज भी कर लिया। अब हमें वो भी तो बनाना ना कि डिसीजन क्या है, कि हम कुछ करें या ना करें। उसके लिए हम डिसीजन मेकिंग करेंगे, इंटरप्रिटेशन कर लेंगे उसकी कि ये चीज़ और ये चीज़ मैच कर रही है, हमारी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ें चल रही हैं। तो एक काम करते हैं, हम ना ये कॉल ले लेते हैं कि शायद ये ऊपर जाए या शायद ये नीचे जाए। एक डिसीजन लेंगे कि हाँ हमें कर लेना चाहिए। फाइनेंस के अंदर हम ये देखेंगे कि स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं, हेल्थ केयर के अंदर ये जाएगा कि दवाई देनी है या नहीं। और हर जगह पे डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है तुम्हें ये। अब रोल क्या है, गैदर हिडन साइट्स, रिपोर्ट्स बनाने में, परफॉर्म मार्केट एनालिसिस, बिजनेस को हेल्प करता है। और टूल्स क्या क्या यूज़ करते हैं, आर प्रोग्रामिंग जो हम कर रहे हैं, पाइथन भी हम सोचते हैं कि ट्राई करेंगे एक बारी। पहले आर अच्छे से कर लेंगे, फिर पाइथन में शिफ्ट कर लेंगे। ऐसे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सिस्टम, टेबुलर पब्लिक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड रैपिड माइनर। अब डाटा एनालिटिक्स के टाइप कितने हैं, देखो डाटा एनालिटिक्स के हैं चार टाइप। पहला टाइप डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें क्या करना है, एक वेरिएबल के बारे में जानना है कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इससे रिलेटेड सब कुछ जान लो। जैसे कोई नया एलिमेंट फाइंड हुआ तो उसके एटम के बारे में सब कुछ जान लो, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कितनी चीज़ों के साथ रिएक्ट करेगा, कितनों के साथ नहीं करेगा। वो एक डिस्क्रिप्टिव है कि हमें उसका डिस्क्रिप्शन चाहिए पूरा। देखो, looks at the characteristic of the data at a various level of abstraction and categorizes data into groups based on similarities. अगला डायग्नोस्टिक एनालिसिस। डायग्नोस्टिक के अंदर क्या होता है, हमें वजह जाननी है। जैसे कि ऐसे मान के चलो कि कभी कोई मार्केट क्रैश हुआ था, तो डायग्नोस्टिक एनालिसिस क्या करेगा, ये चेक करेगा कि मार्केट क्रैश होने की वजह क्या थी, किस वजहों से मार्केट क्रैश हुआ, ताकि हम ये हेल्प कर सकें कि मान लो अगर कभी वही सेम ट्रेंड हमें फिर से दिख रहा है तो हम ये उम्मीद लगा पाएंगे ना कि हाँ अब मार्केट क्रैश हो जाएगा, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा हुआ था और ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। लेकिन इसको हम डायग्नोस्टिक के अंदर नहीं कहेंगे, इसको हम प्रिडिक्टिव में कह देंगे। डायग्नोस्टिक का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हमें वजह जाननी है कि एक सर्टेन इवेंट किन वजहों से हुआ था, ताकि उन वजहें अगर इन फ्यूचर कभी आते हैं तो प्रिडिक्ट कर सके कुछ। इस तभी इसके नीचे ही है बिल्कुल प्रिडिक्टिव एनालिसिस। अब प्रेडिक्टिव एनालिसिस क्या है, मेक प्रेडिक्शन आफ्टर लर्निंग द स्पेशल पैटर्न्स फ्रॉम ट्रेनिंग डाटा। अब हमने डाटा को ट्रेन कर लिया डायग्नोस्टिक की मदद से।
अब उससे हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि अगर कोई दिक्कत आएगी या नहीं। प्रिस्क्रिप्टिव क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव के अंदर हमें बेस्ट अप्रोच लेके चलना है। हमें ये देखना है कि इस करंट कंडीशन में जो हमारा टारगेट हमें अचीव करना है उसके लिए बेस्ट अप्रोच क्या है, हमारा किस तरीके से बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, वो होता है प्रिस्क्रिप्टिव। नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा दूंगा मैं तुम्हें गूगल ड्राइव के अंदर, एक बार गो थ्रू कर लेना, एग्जाम के अंदर लिख के आओगे बहुत सही है। अब एप्लीकेशन क्या है जो हमने ऊपर पढ़ी थी, सेम ही है। इम्प्रूवमेंट ऑफ बिजनेस, हेल्थ केयर, फाइनेंस, मेकिंग पॉलिसीज, क्रिएट कंटेंट। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो मान के चलो हम तुम स्पॉटिफाई यूज़ करते हो, अगर स्पॉटिफाई डाटा एनालिटिक्स यूज़ करती है तो वो मान लो ऐसे चलो कोई भी वाइट हिल म्यूजिक कंपनी है उसके साथ वो कर लेगी कोलैबोरेशन की, देखो फिलहाल ना ज़्यादातर लोग रोमांटिक गाने सुन रहे हैं तो आप एक काम करो, आप रोमांटिक बनाओ। फिलहाल ना रॉक बैंड ज़्यादा चल रहा है, हिप हॉप ज़्यादा चल रहा है, हसल ज़्यादा चल रहा है, तो आप एक काम करो, आप वैसे वैसे कंटेंट बनाओ, उनके चांसेस ज़्यादा हैं। इसीलिए वो भी इनको यूज़ करते हैं क्रिएट कंटेंट करने में, या फिर बिजनेस की इंप्रूवमेंट हो गई उनके लिए बिजनेस इंप्रूवमेंट है, और जो सिंगर्स वगैरह होंगे उनके क्रिएट कंटेंट हो गया। अब डाटा टाइप्स कितने आर के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर काम करने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल्स यूज होते हैं, और कुछ ना कुछ डाटा टाइप्स एक लैंग्वेज आपको प्रोवाइड करवा के देती है। आर के अंदर हमें मिलते हैं 6 डाटा टाइप, न्यूमेरिक, इंटीजर, कैरेक्टर, लॉजिकल और कॉम्प्लेक्स, और एक रो को अभी इग्नोर कर दो, रो की इतनी आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ने वाली। न्यूमेरिक क्या है, कोई भी नंबर अगर हम स्टोर करेंगे तो वो न्यूमेरिक के अंदर आएगा, भला ही फ्लोट हम यूज़ करें, रियल नंबर यूज़ करें, नेगेटिव नंबर यूज़ करें, कुछ भी करें, वो न्यूमेरिक के अंदर ही आएगा। इंटीजर क्या है, इंटीजर सिर्फ एक नंबर तभी कंसीडर किया जाएगा जब उसके पीछे आप कैपिटल एल लगाओगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ, ऑल टैब, किधर गया, ये देखो अभी हम आईडी यूज़ नहीं कर रहे हैं, आर के लिए हमें आर स्टूडियो डाउनलोड करना होगा, उसका लेक्चर हम कल ले लेंगे, मेरे साथ साथ आपका भी मैं डाउनलोड करवा दूंगा। फिलहाल हम ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए ये खोल रहे हैं प्रोग्रामिंग, आप चाहो तो रैपलेट यूज़ कर लो, जीबीडी यूज़ कर लो, फॉर योर चॉइस। अब देखो a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 5.6, एंटर c इज इक्वल्स टू, मैं सेम लिखता हूँ 5 कैपिटल L। अब हम करेंगे क्लास ए की, सी की, बी, रन। देखो क्लास ए की न्यूमेरिक आ गई, क्लास बी की न्यूमेरिक आ गई, लेकिन जहाँ पे हमने एल यूज़ किया है सिर्फ उसी के पीछे इंटीजर आया है, बाकी के तो पीछे आया ही नहीं। इसीलिए एक और बार ट्राई करके देखते हैं, चलो ट्राई करके देखते हैं, अगर ये कोई नंबर हमने फ्लोट में लिया तो क्या वैल्यू आएगी। लेट्स लर्न। एरर क्यों, क्योंकि 5.7 तो कोई इंटीजर है ही नहीं ना, डेसिमल वैल्यू क्यों है। एरर लगाओ, जितने एरर आएंगे उतना ज़्यादा सीखोगे। अब उसके बाद क्या है, कैरेक्टर। दूसरी लैंग्वेज में कैरेक्टर क्या होता है, एक सिंगल वैल्यू होती है एक स्ट्रिंग की। जैसे अगर मैंने मेरा खुद का नाम लिखा VINOD डबल कॉलम्स में, तो V एक कैरेक्टर है, लेकिन विनोद पूरा एक स्ट्रिंग कंसीडर की जाती है। आर के अंदर ऐसा नहीं होता, आर के अंदर आप किसी चीज़ को डबल उसके अंदर लिखो, कॉल उसमें ऊपर वाले में नाम ध्यान नहीं आ रहा, या सिंगल उसमें लिखो कॉलन में, तो वो स्ट्रिंग नहीं माना जाता। यहाँ पे सब कुछ कैरेक्टर ही है, मैं वो भी दिखाता हूँ तुम्हें। ये देखो, लेट्स डू लाइक दिस, a इज इक्वल्स टू, ये देखो a के अंदर मैं डालूंगा, सॉरी a के अंदर डाला मैंने विनोद सिंगल कॉलन, b के अंदर डाला मैंने डबल कॉलन के अंदर सचदेवा, c के अंदर मैंने डाला सिंगल कॉलन के अंदर सिर्फ v। देखते हैं इनकी क्लासेस क्या आएंगी। देखो कैरेक्टर कैरेक्टर कैरेक्टर, सिंगल हो डबल हो कोई मायने नहीं रख रहा है। काम करते हैं, किसी अल्फ़ाबेट की जगह कोई वो डाल लेते हैं, सिंबल, डॉलर सिंबल। स्टिल रिजल्ट इज सेम, कैरेक्टर, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर ही है। मैं तुम्हें यहीं पे एक और दिखा देता हूँ, लॉजिकल ऑपरेटर नहीं, लॉजिकल डाटा टाइप। लॉजिकल डाटा टाइप हम यूज़ करते हैं जब भी हमें इफ एल्स लूप लगानी हो, लूप नहीं इफ एल्स कंडीशन लगानी हो।
लॉजिकल सिर्फ दो वैल्यू स्टोर करता है, इधर ट्रू इधर फॉल्स। बाइनरी के अंदर देखा जाए तो 0 या 1। अब इसके अंदर देखो, अगर मैं यहाँ पे हाँ आर के, तुम्हें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आर जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो तुम्हें या तो ट्रू ऐसे पूरा लिखो, या तुम सिर्फ कैपिटल टी लिखो, या सी का अगर तुम्हें कोई फॉल्स लिखना है तो या तो पूरा लिखो या फिर सिर्फ एफ लिख के छोड़ो। इनको चेक करोगे, इनकी क्लास लॉजिकल। चलो आगे चलते हैं। इंटीजर हो गया, कैरेक्टर हो गया, लॉजिकल हो गया, कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर बाकी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं मिलते, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आती है। आप क्लास बनाओ, जावा के अंदर एक क्लास बना के नंबर डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पे मैं स्पेशली मिला हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए भी, ये देखो 2 + 3 आयोटा, कॉम्प्लेक्स। ठीक, बहुत इजी है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तुम्हें प्रोवाइडेड ही हैं स्टार्टिंग से ही। रो क्या है, रिप्रेजेंट्स रो बाइट्स, रेयरली यूज्ड इन डाटा एनालिटिक्स, मैंने पहले ही लिख दिया क्योंकि बहुत रेयर यूज़ करते हैं। अब वेक्टर क्या है, वेक्टर समझो। अब हमें डाटा स्ट्रक्चर्स यूज़ करने हैं, डाटा टाइप समझ आ गए। डाटा स्ट्रक्चर क्या है, वेक्टर पहला है, वेक्टर एरे की तरह ही है जिसके अंदर होमोजीनियस यूज़ होगा। जैसे कि अगर तुमने इंटीजर डालना शुरू किया तो सभी इंटीजर आएंगे, तुमने अगर स्ट्रिंग डालने शुरू किए तो तभी सभी स्ट्रिंग आएंगी। एरे और वेक्टर सिर्फ एक ही जगह पर डिफरेंस शो करते हैं, जो कि है कि एरे का अगर जो तुम साइज़ इनिशियलाइज कर दोगे ना, अगर तुमने उसका साइज़ 5 इनिशियलाइज किया है तो वो 5 ही होगा। लेकिन वेक्टर्स के केस में क्या है, तुम कुछ भी इनिशियलाइज कर दो उसकी, तुमने 10 कर दी लेकिन तुम 15 वैल्यूज भी डाल सकते हो इसके अंदर। इनको कैसे यूज़ करना है हम इसके ऊपर अच्छे से जाएंगे, इनके साथ क्या क्या फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं हम वो भी देखेंगे। एक बार सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर समझ लो कि है क्या क्या। दूसरा है लिस्ट। अब लिस्ट क्या है, तुम घर की भी लिस्ट बनाते हो, उसके अंदर भी तुम कुछ भी लिख सकते हो। तुम्हें नाम डालना है नाम लिख लो, तुम्हें नंबर डालना है तुम नंबर लिख लो, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स यूज़ कर सकते हो। एक कलेक्शन बनाने के लिए लिस्ट यूज़ होता है। अब मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के अंदर हम वेक्टर्स का यूज़ करेंगे एक 2 डायमेंशनल वेक्टर के क्रिएट करने के लिए। जैसे रो और कॉलम, 3 रो 3 कॉलम और 3 रो हो गई, सिंपल, वो मैट्रिक्स है। डाटा फ्रेम क्या है, टेबुलर डाटा। जैसे कि हमें कोई टेबल क्रिएट करनी है, जब हम CSV फाइल से चीज़ें ऑपरेट करेंगे तो हम ज़्यादातर डाटा फ्रेम्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि डाटा फ्रेम्स में क्या प्रोवाइड करेगा, तुम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब मैंने ऊपर नाम डाल दिए सबका हेडर फाइल के अंदर, नीचे मैंने सबके नंबर डाल दिए, या फिर मेरे को नाम और नंबर बीच में डाल दिए। तुम लिस्ट भी यूज़ कर सकते हो, तुम वेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हो, तुम काफ़ी कुछ यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। डाटा फ्रेम्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और जितना तुम इसके साथ इंटरेक्ट करना सीखोगे ना तुम्हारा उतना ही फायदा। क्योंकि अगर हम प्लॉट्स वगैरह भी बनाने जाएंगे ना, यूज़ कर सकते हो, वेक्टर्स भी यूज़ करते हैं प्लॉट्स के अंदर, लेकिन ना बहुत अच्छा रहता है कि तुम्हें डाटा फ्रेम अगर आता हो तो डाटा फ्रेम को अच्छे से करना, या मैं करवा दूंगा। अब इसके बाद क्या है, फैक्टर्स। फैक्टर्स हैं एक क्लास का नाम, ऐसे मान के चलो। जैसे अब मैंने डाला 15 बच्चे हैं, मैंने ये लिख दिया कि हाँ इनके आँखों का कलर है, किसी का ब्राउन, किसी का ग्रे, किसी का ब्लैक। 3 क्लास बना दी, ये सभी फैक्टर्स हैं। इनके अंदर तुम नंबर डाल दो कि हाँ ये इस फैक्टर का पार्ट है, इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओ। फैक्टर्स बेसिकली एक लेवल को अरेंज करने में ही काम आते हैं। फैक्टर्स के अंदर जब तुम लेवल डाल दोगे ना तो वो एक ऑर्डर के अंदर भी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। आ जाता है स्केल्स ऑफ मेजरमेंट, ये बहुत ही ज़रूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा टॉपिक है ये। लेट्स डू दिस। स्केल्स ऑफ मेजरमेंट अब क्या है, ये एक तरीका है जिसके अंदर हमने डाटा टाइप्स पढ़ लिए, अब उनको भी किसी चीज़ के अंदर क्लासीफाई करना है। जावा के अंदर हर नंबर, हर इंटीजर मान लो, जैसे कि अगर मैंने कभी लिस्ट क्रिएट की तो वो एक ऑब्जेक्ट उससे क्लास से बिलोंग करती है ना, वैसे ही लिंक लिस्ट एक क्लास है जावा के अंदर, स्टैक एक क्लास है जावा के अंदर, तुम खुद से चाहो खुद से क्रिएट कर सकते हो। सी के अंदर जाओगे तुम स्ट्रक्ट की हेल्प से चीज़ें डिफाइन कर सकते हो, जो कि एक तरीके से क्लास ही डिफाइन हुई है। वैसे ही डाटा टाइप्स जो आर के अंदर है वो भी एक पर्टिकुलर किसी स्केल ऑफ मेजरमेंट से उसमें रहते हैं। जैसे कि नॉमिनल है, अब देखो
नॉमिनल क्या करता है, स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करता है सारी, ना तो तुम इसके अंदर कुछ वैल्यू वो कर सकते हो, जैसे कोई ऑर्डर नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि मैंने तुम्हें ये बताया था, देखो फैक्टर है बताया था मैंने तुम्हें, लो मीडियम हाई, कोई इनके अंदर कोई वो थोड़ी है, ये तो तुम लेवल डाल दोगे तो वो लो मीडियम हाई में चला गया। अदरवाइज मैं सिर्फ रेड कलर्स के नेम रखता हूँ तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर ऑर्डर थोड़ी है कि हाँ रेड कलर जो है वो उससे बड़ा है, ऐसा तो कुछ नहीं है। उसी के लिए नॉमिनल आता है। नॉमिनल का देयर इज नो ऑर्डर इन वेरिएबल्स ऑफ नॉमिनल एट्रीब्यूट, कोई भी वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी छोटी नहीं होती। इसमें मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीडियन ऐसा कुछ नहीं लग सकता क्योंकि कोई नंबर नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग ही स्टोर कर रहा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं हम कि कितने लोगों की ब्लैक कलर की है, कितने लोगों की रेड कलर की है, कितने लोगों की ग्रे कलर की आंखें हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। अब क्या है, डायक्टोमस स्पेशल केस मेजरमेंट का दो वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स, या फिर दो चीज़ों के अंदर डिवाइड कर लेगा, या तो यस या नो, इधर मेल और फीमेल। डायरेक्ट नो सब तो एक चीज़ देखोगे, एक तरीके से लॉजिकल पे ऑपरेट कर रहा है ना, या तो ट्रू आ रही है वैल्यू या फॉल्स आ रही है। अब तुम ट्रू को एक काम करो मेल के साथ डाल दो, फॉल्स को एक काम करो नो के साथ डाल दो। अगर चीज़ें डलती रहेंगी फीमेल के साथ डाल दो सॉरी, तो वो चीज़ें अगर जब तुम फीमेल डाल रहे हो वो लॉजिकली उसको रेफर कर रहा है नो को, तुम मेल डाल रहे हो वो लॉजिकली यस को रेफर कर रहा है। डायरेक्ट ऑलमोस्ट उसी के तरीके से चलता है, ऐसे मान सकते हो तुम। अब देखो इट इज अ सब टाइप ऑफ नॉमिनल वैल्यूज suitable to store response in terms of yes or no. Another name is boolean attribute. अब क्या है, ऑर्डिनल, नाम से ही स्पेसिफाई है ऑर्डर, यानी कि अब इसके अंदर जितनी भी वैल्यू डलेंगी ना उनमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर होगा कि एक वैल्यू से छोटी या एक वैल्यू से बड़ी होगी। जैसे शोज रिलेटिव रैंकिंग ऑफ वेरिएबल, स्कूल्स में मिलती थी ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी माइनस, उन सब में। अब तुम एक चीज़ देखोगे ना, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस निकालने जाए तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं ये देखो, मैं बी प्लस से ए प्लस का वो निकालूँ, इसके बीच में एक रैंक आता है, ए रैंक आता है, लेकिन अगर मैं मार्क्स के परस्पेक्टिव पे जाऊँ, बी प्लस तो हो सकता है किसी 65 मार्क्स है उसको मिल गया हो, और ए प्लस हो सकता है जिसके 90 मार्क्स हो उसको मिला हो गया। तुम निकालोगे तो ओ अराउंड कुछ नंबर, तुम्हें एक सर्टेन नंबर मिल गया कि हाँ भाई इतने नंबर का डिफरेंस है। अब फिर से देखो, अब बी प्लस जो है 69 वाले को भी मिला हुआ है और ए प्लस उसको मिला है जिसको 99 मार्क्स हैं। अब तुम उनका डिफरेंस निकालोगे तो बहुत बड़ा आ गया, तो कोई मतलब तो बनता ही नहीं फिर निकालने का। इसीलिए हमने ये लिखा हुआ है कि इन कैटेगरीज के बीच में जब डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो या तो मीनिंगलेस है या उसका कोई यूज ही नहीं है, ये मेजरेबल ही नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन द रैंक इज नॉट यूनिफॉर्म और मीनिंगफुल। अब क्या है, इंटरवल स्केल है, एक क्वांटिटेटिव मेजर है। इंटरवल स्केल ना आपको ये हेल्प करता है कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर आपकी कितनी कितनी वैल्यू आई है। जब भी हम बार ग्राफ आपने स्कूल में बनाए होंगे तो बार ग्राफ के नीचे वो लिखते थे कि ये इस टाइम पीरियड में, ये इस टाइम पीरियड में, ऐसे ऐसे इसका ग्राफ बनाओ, यहाँ पे टाइम पीरियड लिख दो। वैसे ही इंटरवल यूज होता है, मेजर द डाटा विद द मीनिंगफुल इंटरवल बिटवीन वैल्यूज। अब जरूर नहीं है कि वो इंटरवल टाइम ही हो। वेरिएबल्स आर यूज्ड इन एग्जैक्ट मैनर नॉट इन रिलेटिव मैनर, कि जितना डिस्टेंस होगा ना वो एक्यूरेट ही होगा। 10 जीरो से ही कैलकुलेट हो रहा है, यहाँ पे 15-20 जीरो से ही कैलकुलेट हो रहा है, आपस में डिस्टेंस नहीं ले रहे हम। वैल्यूज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अब इसके अंदर तुम स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन भी लगा सकते हो, मीन निकाल लो, मॉड निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। अब टेम्परेचर इन सेल्सियस लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, या फिर केल्विन में हो गया, और भी चीज़ें। अब रेशियो स्केल क्या है, इंटरवल स्केल का ही एक पार्ट है, छोटा पार्ट नहीं कहते, इंटरवल स्केल का ही एक पार्ट है, वैसा ही है, ये भी एक क्वांटिटेटिव मेजर ही है। अब ये क्या कह रहा है, इसके अंदर एक फीचर है एब्सोल्यूट जीरो का। वेरिएबल ऑर्डर में ऐड और सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और इसका ना सबसे बेस्ट यूज़ हम तब करते हैं। अब रेशियो तुम कब निकालते हो, ज़्यादातर तुम्हें याद हो, यूनिट कन्वर्जन के अंदर, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है, लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, उसके अंदर बहुत हेल्प करता है। आज के लेक्चर में इतना ही था, मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये नोट्स तुम पढ़ लेना, एग्जाम में लिखाना, और कल हम डाउनलोड करेंगे आर स्टूडियो, हम वेक्टर्स क्रिएट करके देखेंगे, वेक्टर्स पे ऑपरेशंस लगा के देखेंगे। तो कल मिलते हैं, राधे राधे।